हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन गुप्ता। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है बेटे? अगर मैं आपसे बात करूं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के वेटेज की कि एग्जाम में इसका वेटेज क्या होता है, तो आप पाएंगे कि इंस्टीट्यूट आपसे हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि अगली बार भी इसी में से 10 नंबर का आएगा, हाँ, पर जनरली देखा गया है कि इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो आइए हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो इसमें 3 वर्ड हैं। पहला बैंक, दूसरा रिकंसिलेशन और तीसरा स्टेटमेंट। बैंक और स्टेटमेंट तो आपने सुने हैं कहीं ना कहीं, पर रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। रिकंसिलेशन का मतलब होता है दोस्त, दो चीजों को आपस में मिलाना, दो चीजों को आपस में टैली करना, इसे कहते हैं रिकंसिलेशन। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप और मैं घूमने जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि घूमने में जितना भी खर्चा आया, हम दोनों ने उसे अपनी अपनी लिस्ट में लिखा। भाई, खर्चे का हिसाब मैं भी रख रहा हूं और खर्चे का हिसाब आप भी रख रहे हैं। क्लियर है? जब हम घूम कर आए तो हमने शाम को दोनों ने अपने अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट को टैली किया, रिकंसाइल किया। मैंने कहा, देख भाई, मेरी लिस्ट में ये खर्चा आ रहा है, चेक कर तेरी लिस्ट में उतने ही अमाउंट का खर्चा आ रहा है। अगर आप कहेंगे नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा देख मिला। तो जब अभी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंसेस की लिस्ट को एक दूसरे से टैली करवा रहे हैं, मैच करवा रहे हैं। तो रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? बहुत आसान है, दो चीजों को आपस में मैच करवाना, टैली करना। क्लियर है दोस्त? चलिए, अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों इसे प्रिपेयर किया जाता है, आइए हम उस चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपने 11th क्लास के अंदर कैश बुक तो पढ़ी होगी। जी सर, बिल्कुल हमने कैश बुक पढ़ी है। ठीक है, मैं डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूं। डबल कॉलम कैश बुक, हाँ सर, पढ़ी है। डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम होते थे, एक होता था फॉर कैश और दूसरा होता था फॉर बैंक। ठीक, मैं आपसे डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूं और डबल कॉलम कैश बुक में भी मैं सिर्फ आपसे अभी बैंक कॉलम की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा दोस्त? बैंक कॉलम की। देखिए, जब आप कैश बुक बनाते थे तो आपने देखा होगा कि 2 साइड हुआ करती थी कैश बुक की, एक होती थी डेबिट और दूसरी होती थी क्रेडिट। ठीक, अब ये जो बैंक है, जैसे कैशिड बैंक, तो 11th क्लास से आपको पता है कि बैंक में जो भी हमारा पैसा रखा होता है, जो भी पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट है, वो मेरी एसेट होती है, वो मेरे बिजनेस की एसेट है। और एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। मतलब जब भी मैं कोई एसेट का अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं और उस एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, तो उसी तरह से ये बैंक भी मेरी एसेट है और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है मैं कहां लिखूंगा? डेबिट साइड पर लिखूंगा। क्लियर है? हाँ, कभी कभी बैंक का ओपनिंग बैलेंस मुझे क्रेडिट साइड पर भी लिखना होता है। वो तब लिखना होता है जब बैंक मेरी एसेट ना हो, लाइबिलिटी हो। सर, बैंक लाइबिलिटी? हाँ बेटा, बैंक में मेरा पैसा जमा नहीं है, मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो उस केस के अंदर हम लोग जो है ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा करते थे? क्रेडिट साइड पर लिखा करते थे। पर अभी मैं यही मानकर चल रहा हूं कि हमारे पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर नहीं है, डेबिट साइड पर ही है। ठीक है, फिर क्या होता था, जब जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता था तो हम उसे कैश बुक के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। मतलब जब जब लक्ष्मी जी आती थी तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया करते थे। तो हम डेबिट साइड पर जितनी भी रिसिट्स होती थी वो सब लिखा करते थे। ये लीजिए, जितनी भी रिसिट्स होती थी हम कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड पर। उसके बाद जितने भी पेमेंट्स होते थे थ्रू चेक,
मतलब बैंक अकाउंट से मैं जितने भी पेमेंट कर रहा हूं बिजनेस को लेकर वो सब मैं कैश बुक के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देता था। ये लीजिए मैं यहां लिख देता हूं क्रेडिट साइड पर बाय पेमेंट्स। क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके बाद मेरे पास बच जाता था क्लोजिंग बैलेंस, वो मैं लिख देता था क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस CD। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो इस तरह से मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे आपको इसका एक फॉर्मेट बताया कि भाई जब भी हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे तो उसमें बैंक कॉलम का फॉर्मेट कैसा होता था, वो इस तरह से होता था। ठीक है, अब मैं इसको है ना एक बार अमाउंट के साथ लेकर आपको समझाता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जी सर, बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 400 रुपीज। बैंक में मेरे ओपनिंग में कितने रुपए जमा है? 400। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा बैंक का? 400। मेरे बैंक में और पैसा भी आया, मान लेते हैं 1100 रुपीज की मुझे रेसिट हुई बैंक में, और बैंक के थ्रू मतलब मैंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से कितने पेमेंट्स कर दिए? बोला मैंने 900 रुपीज के पेमेंट कर दिए। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, मैं डेबिट साइड का टोटल लगाऊंगा 1500, और इस 1500 में से अगर मैं 900 माइनस करूं तो मेरा जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 600 रुपीज। कितना बच रहा है दोस्त? 600। क्लियर है? मेरा आपसे क्वेश्चन दोस्त ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 600 क्या बताता है? ये जो 600 मैंने यहां लिखे हैं, ये जो 600 मैंने यहां लिखे हैं, ये बताता क्या है? सर ये बताता है कि आपके बैंक में इतना पैसा जमा है, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में कितना कैश रखा हुआ है वो ये बैलेंस बता रहा है। मतलब ये जो 600 है ये मेरे को बता रहा है, ये जो बैलेंस है ये इस बात का मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा जमा है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस तरफ एक बना देता हूं पासबुक, मैं इस तरफ एक छोटी सी पासबुक बना रहा हूं। आप सभी लोगों ने पासबुक तो देखी होगी। हाँ सर देखी है, कुछ इस तरह की होती है। अब ये जो मेरी पासबुक है ना दोस्त, पासबुक में मेरे बैंक अकाउंट में बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में 600 रुपीज डिपॉजिट है। तो देखिए अब बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में 600 रुपीज डिपॉजिट है, और पासबुक भी यही बता रही है, पासबुक भी यही बता रही है कि आपके अकाउंट में 600 डिपॉजिट है। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कह रहा हूं मेरे अकाउंट में 600 जमा है, बैंक वाले भी कह रहे हैं कि हाँ गुप्ता जी आपके अकाउंट में 600 रुपए जमा है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनना, दिक्कत पता है कब आती है? जब मैं तो कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में 600 रुपए जमा है और बैंक वाले बता रहे हैं नहीं गुप्ता जी आपके अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए ही जमा है, या वो कम ना बताकर ज्यादा बता रहे हैं, वो कह रहे हो नहीं गुप्ता जी आपके अकाउंट में तो 1000 रुपए जमा है। क्लियर है? तो समस्या कब आती है? जब हम अपनी कैश बुक में कोई और बैलेंस बता रहे हैं और बैंक वाले बता रहे हैं हमारे अकाउंट में कुछ और बैलेंस। तो अब बहुत ध्यान से सुनो कि जब हम इस कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को एक दूसरे से टैली करने के लिए, कैश बुक का हमारा बैलेंस आ रहा है 600, जबकि बैंक वाले कह रहे हैं नहीं आपके अकाउंट में तो 1000 रुपए जमा है, या आपके अकाउंट में तो 400 रुपए जमा है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना कैश बुक और पासबुक में, इस डिफरेंस को टैली करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट तैयार करूंगा। इस डिफरेंस को टैली करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट तैयार करूंगा, एक कागज का टुकड़ा तैयार करूंगा, और उस कागज के टुकड़े को, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे दोस्त? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आपको मोटिव समझ में आया होगा। मोटिव क्या होता है दोस्त? मोटिव ये होता है कि जब कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, सेम आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम भी कह रहे हैं हमारे अकाउंट में 600 जमा है, बैंक वाले भी कह रहे हैं हाँ आपके अकाउंट में 600 जमा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब भी हम दोनों का बैलेंस एक दूसरे से डिफर होगा, तो ये बैलेंस क्यों डिफर हो रहा है, क्यों अलग अलग आ रहा है, इस बैलेंस के अलग अलग आने की वजह से मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिससे मैं इन दोनों के बैलेंस को मैच करा सकूं
उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है दोस्त? हाँ सर, बिल्कुल टनाटन क्लियर है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सर पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है दोस्त कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा ऑथेंटिकेट होता है या पासबुक का बैलेंस ज्यादा ऑथेंटिकेट होता है? मतलब ज्यादा विश्वसनीय बैलेंस किसका मानेंगे आप? कि कैश बुक में जो बैलेंस लिख रखा है वो ज्यादा विश्वसनीय है, वो ज्यादा रिलायबल है, वो ज्यादा ऑथेंटिकेट है, या पासबुक का बैलेंस ज्यादा ऑथेंटिकेट है? सर बट ऑब्वियस है, आप सभी एक ही बात का जवाब दे रहे हैं कि सर पासबुक में जो बैलेंस लिख रखा है ना वो ज्यादा विश्वसनीय है, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। क्लियर है? चलो, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ, पासबुक का ही बैलेंस ज्यादा ऑथेंटिकेट होता होगा। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अभी कह रहा हूं मेरे अकाउंट में 600 रुपीज जमा है, मैं तो बता सकता हूं मेरे अकाउंट में 600 नहीं, मेरे अकाउंट में तो 60,000 जमा है, तो मैं तो कुछ भी बता सकता हूं। पर बैंक वाले क्यों गलत बताएंगे कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा है? बैंक तो एक एक्सटर्नल पार्टी है, वो थोड़ी ना बताएगा कि आपके अकाउंट में गलत पैसा जमा है। क्लियर है? वो तो बिल्कुल सही बैलेंस बताएंगे, पर हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा रिलायबल होता है। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आपने बचपन में 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे? जी सर, बिल्कुल किए हैं। आप फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया करते थे? जी सर, हम फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया करते थे। अच्छा, बैलेंस शीट में इस तरफ होता था लायबिलिटी, इस तरफ होता था अमाउंट, और इस तरफ एसेट और फिर अमाउंट। ठीक है, इस तरह की बैलेंस शीट हम बनाया करते थे। अब बहुत ध्यान से देखना दोस्त, एसेट साइड पर आप लिखा करते थे बैंक अकाउंट। ठीक है, मुझे बताना, जब आप एसेट साइड पर बैंक अकाउंट लिखते थे तो बैंक का कौन सा बैलेंस लिखते थे? अकॉर्डिंग टू कैश बुक 600 या अकॉर्डिंग टू पासबुक 1000? कितना बैलेंस लिखते थे आप? यहां जो बैलेंस लिखते थे वो अकॉर्डिंग कैश बुक लिखते थे या पासबुक? सर पासबुक लिखा करते थे। नहीं दोस्त, आप बैलेंस शीट में जो कैश एट बैंक का बैलेंस लिखते थे ना वो अकॉर्डिंग टू कैश बुक लिखा करते थे। सर कैश बुक लिखा करते थे? हाँ, बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको अकाउंटिंग की एक प्रोसीजर बताता हूं। आपको तो वैसे पता है अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या होती है, पर फिर भी देख लो एक बार। देखो बेटा, सबसे पहले हम बनाते थे सब्सिडरी बुक या जर्नल, यही करते थे ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाते थे लेजर, फिर लेजर से बनता था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बना करते थे फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से क्या बना करते थे? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट हमने किससे प्रिपेयर किए? बोला सर ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस किससे बनाया? लेजर से। और लेजर किससे बनाई है? सब्सिडरी बुक से। तो याद रखना, बैलेंस शीट में जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं ना वो हम अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, हम पासबुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखते। हम किसके अकॉर्डिंग बैलेंस लिखते हैं दोस्त? अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट में कैशड बैंक का बैलेंस लिखते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा दोस्त कि हम बैलेंस शीट के अंदर जब भी बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा है वो हम अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग बताते हैं। क्लियर है? सर मैंने कहा सर अभी तो आप कह रहे थे कि ज्यादा रिलायबल बैलेंस 1000 है, तो फिर हमें तो 1000 दिखाना चाहिए ना, हम 600 क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे तो मान लीजिए जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर है, लाइक बैंक हुआ, क्रेडिटर्स हुए, इन्वेस्टर हुए, लेंडर्स हुए, इनको तो गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपके अकाउंट में जमा है 1000 और आप उन लोगों को बता रहे हैं 600 रुपए, तो ये तो फिर गलत हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ दोस्त, जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं ना दोस्त, तो उसके नीचे मैं नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाता हूं, मैं नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाता हूं, और इन नोट्स में मैं उसे बताऊंगा कि भाई मेरी पासबुक में बैलेंस है 1000 का, पर कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 600 रुपए का। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके लिए मैं उसे बनाकर देता हूं एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए दोस्त, कोई भी आपको थोड़ी बहुत भी समस्या है तो बताइए। नो सर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा,
मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ सर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बेटे कैश बुक कौन बनाता है और पासबुक कौन बनाता है? सर इसमें क्या है, कैश बुक तो बिजनेस बनाता है और पासबुक जो है वो बैंक वाले बनाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताना बीआरएस कौन बनाता है? बीआरएस कौन बनाता है बेटा? बीआरएस कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है या बैंक? सर बिजनेस ही बनाता होगा, हो सकता है बैंक भी बनाए। ना ना बेटे 100% कौन बनाता है? बीआरएस बिजनेस ही बनाता है। क्लियर है? हाँ मैं यूं भी कह सकता हूं कि अकाउंट होल्डर बनाता है। कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाता है। क्लियर है? अच्छा एक चीज और, बीआरएस कब प्रिपेयर किया जाता है? मुझे बताइएगा, बीआरएस कब प्रिपेयर किया जाता है? ईयर एंड पर, या हाफ ईयरली, या मैं यूं कहूं क्वार्टरली, या मैं यूं कहूं मंथली, या मैं यूं कहूं डेली? बताइए कब बनाया जाता है बीआरएस? तो आप में से 90% बच्चों का जवाब होता है कि सर ईयर एंड पर बनाया जाता है। देखिए दोस्त, बीआरएस हमेशा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरे बिजनेस का ऐसा नेचर है कि वहां पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आपने चेन बिजनेस सुने होंगे, चेन बिजनेस, जहां एमवे, वहां पर क्या होता है ना, मैं अपने नीचे एक व्यक्ति जोड़ता हूं, मेरे नीचे वाला व्यक्ति उसके नीचे 2 व्यक्ति जोड़ता है, फिर वो 2 4 जोड़ते हैं, फिर वो जो पैसे की रिकवरी करते हैं वो सारा पैसा मुझे आता है थ्रू चेक। ठीक है? अब वो चेक मैंने आज डिपॉजिट कराया बैंक में, तो जैसे मैंने चेक डिपॉजिट कराया मैंने तो अपनी कैश बुक में लिख लिया कि भाई मेरे बैंक में इतना बैलेंस बढ़ गया है, पर चूंकि उन्हें क्लियर होने में 3-4 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। अगर बाहर का चेक है तो 3 दिन, वैसे लोकल चेक तो सेम डे क्लियर हो जाता है, पर अगर बाहर का चेक है तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो बेटा मेरे यहाँ तो इस तरह के ट्रांजेक्शन डेली होते हैं बैंक के, तो मैं बीआरएस बनाने के लिए एक अलग ही स्टाफ रखता हूँ। हाँ ये जो चेन बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ना, इनके यहाँ बीआरएस बनाने के लिए अलग ही एम्प्लॉय बिठा कर रखते हैं ये लोग। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीआरएस जो है ईयर एंड पर बनेगा, हाफ ईयरली बनेगा, क्वार्टरली बनेगा, मंथली बनेगा, डेली बनेगा। आपकी जब इच्छा है तब बनाइए, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे बीआरएस प्रिपेयर करना चाहिए आप कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त? तो बीआरएस आप डेली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली भी बना सकते हैं और ईयर एंड भी बना सकते हैं। क्लियर है? एक बात और, सर आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बेटे पूछना ही पड़ेगा ना। देखिए जब तक आपका और मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्त? तो प्लीज बस आप है ना मेरे साथ साथ जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप, भले हम दोनों लाइव नहीं हैं, पर आप फिर भी मुझे जवाब देते चलिए। ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए मेरा बीआरएस है, ये मेरा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है? ये स्टेटमेंट मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है या फिर ये स्टेटमेंट ऐसे ही हम एक मेमोरेंडम टाइप बनाते हैं? बताइए दोस्त, ये जो मेरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है ये मैं मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाता हूं या फिर मुझे इसे एज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है? ये मैं रफ में बनाता हूं। बताइए दोस्त, क्या ये मेरा मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है या ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है? तो द आंसर इज इट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। ये मुझे एक रफ में बनाना पड़ता है। क्लियर है? याद रखिएगा, जब जब आप बीआरएस के क्वेश्चन में ना कंफ्यूज होते हैं ना, तो पता है बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। वो पता है क्या सोचते हैं, मैं जैसे ऐसे कहता हूं कि आप जैसे मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन से कैश बुक को बढ़ाना है, तो वो पता है क्या सोचते हैं, हाँ एक्चुअली में कैश बुक को बढ़ाना होगा। ना 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 ना, हम बीआरएस बनाते हैं ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कैश बुक में चेंज कर रहा हूं या मैं अपनी पासबुक में चेंज कर रहा हूं। ना ना, एक्चुअल कैश बुक पासबुक में चेंज नहीं हो रहा दोस्त। चेंज पता है कहां हो रहा है? हम एक कागज के टुकड़े पर चेंज करते हैं, उस कागज के टुकड़े को हम बीआरएस कह रहे हैं। इसलिए मैं बीआरएस को क्या कह रहा हूं कि इट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो बताइए।
नो सर, वी हैव नो डाउट। चलिए दोस्त, तो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, इतना अगर आपको फिर से समझना है तो हो सकता है, ऐसा भी होता है ना कई बार आपको एकदम से समझ में ना आया हो कोई पॉइंट, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्त, सर अब क्या पढ़ाएंगे? अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी सर बताइए। देखिए दोस्त, अब आपको है ना पहले एक काम करना है, पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर हम दोनों मिलकर समझेंगे। ठीक है? जी सर, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए दोस्त, मैं बना रहा हूं एक कैश बुक। ठीक है, ये मैंने बनाई है कैश बुक। और अब इस पूरे चैप्टर में जब जब मैं कैश बुक की बात करूंगा, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओनली बैंक कॉलम की, ओनली बैंक कॉलम की। ठीक है? और एक मैं प्रिपेयर करूंगा क्या? पासबुक। सर पासबुक आप बनाएंगे? पासबुक, ये लीजिए। ठीक है, एक तो मैं बना रहा हूं कैश बुक और एक मैं बनाऊंगा पासबुक। ठीक है, वैसे पासबुक इस तरह से नहीं बनती, पर फिर भी अगर आपको अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं तो आपको पासबुक को इसी तरह से बनाकर समझना चाहिए। ठीक है, अब कैश बुक में भी दो साइड होती है, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। उसी तरह से पासबुक में भी दो साइड होती है, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। क्लियर है? अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए, कैश बुक तो हम बना रहे हैं, कौन? बिजनेस। पासबुक कौन बनाता है बेटा? सर पासबुक बनाते हैं बैंक वाले। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, मैं आपको वैसे ही ऐसे बता रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के काम की बात है बेटा। हम इस चैप्टर में भले ही बुकिश नॉलेज के अंदर या हमारी इस स्टूडेंट लाइफ के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर में कैश बुक और पासबुक को एक दूसरे से रिकंसाइल कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कैश बुक को पासबुक के साथ मैच नहीं कराया जाता। सर तो फिर किसको कराया जाता है? बेटा कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच कराया जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक की कभी पासबुक नहीं होती। पासबुक होती है हमारी इंडिविजुअल्स की, सेविंग अकाउंट की पासबुक होती है बेटा। करंट अकाउंट की कभी पासबुक नहीं बनती। करंट अकाउंट का हमेशा क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट। तो आपसे आगे चलकर कभी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपका इंटरव्यू हो और आपसे कोई पूछे बताइए बीआरएस में किन दो चीजों को टैली किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैश बुक को हम पासबुक के साथ मैच नहीं करते, हम कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं। तो सर आप भी बैंक स्टेटमेंट लिखिए, नहीं, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट भी कैश बुक को पासबुक के साथ ही टैली करा रहा है, इसलिए मुझे भी कैश बुक को पासबुक के साथ ही टैली कराना पड़ेगा। क्लियर है? बट प्रैक्टिकल लाइफ में कैश बुक को आप बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली कराते हैं। चलिए अब सुनिए बात। देखिए बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम किस तरफ लिखते हैं? सर बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है, डेबिट साइड पर। क्यों? क्योंकि कैशड बैंक हमारी एसेट होता है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर लिखा जाता है। पर कभी कभी दोस्त है ना, बैंक का ओपनिंग बैलेंस मुझे क्रेडिट साइड पर भी लिखना पड़ सकता है। वो पता है कब? जब बैंक हमारे लिए लाइबिलिटी हो। जब बैंक हमारे लिए क्या हो? लाइबिलिटी हो, तो उस केस में हमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिख देना चाहिए। सर बैंक हमारे लिए लाइबिलिटी कब होता है? इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? तो ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड पर भी लिख सकता हूं जब बैंक मेरी एसेट हो, जब बैंक में मेरा पैसा जमा हो, पर जब मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा हो तो बैंक उस केस में मेरी लाइबिलिटी हो जाता है, और उस केस में मुझे बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखना होता है। क्लियर है? अच्छा, मैं पता है इस बैलेंस को, इसे क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है? और इसे मैं बोल सकता हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है? तो जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा है
तो मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब मेरे बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट है, जब मैंने बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है, तो उस केस में मैं कहूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा होना मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, ये मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस है। ये मेरे लिए कौन सा बैलेंस है दोस्त? फेवरेबल बैलेंस है। और जब मैं बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लूँ तो वो तो मेरी लाइबिलिटी होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना एज पर कैश बुक, इसे मैं कह सकता हूँ अनफेवरेबल बैलेंस। इसे मैं क्या कह सकता हूँ? अनफेवरेबल बैलेंस। बोलिए दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर एकदम टनाटन आ रही है, बस आप पढ़ाते रहिए। गुड बेटे गुड। अच्छा एक बात मुझे बताना, जब जब बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा तो मैं कौन सी साइड पर लिखता था? सर आप कैश बुक के डेबिट साइड पर लिखते थे। और जब जब मैं बैंक अकाउंट के थ्रू कोई पेमेंट करता हूं तो मैं कैश बुक में उसे कहाँ रिकॉर्ड करता था? सर आप उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये डेबिट बैलेंस मेरा एक तरह का कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव बैलेंस होता है। और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना, इसे मैं नेगेटिव बैलेंस भी कह सकता हूं। मैं इसे नेगेटिव बैलेंस भी कह सकता हूं। क्लियर है? तो अगर मैंने आपसे बोला पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझ जाइएगा इट इज अ डेबिट बैलेंस। और अगर मैंने आपसे कहा कि क्रेडिट बैलेंस, या मैंने यूं कहा नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझ जाइएगा कि मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात कर रहा हूं, ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि ये है मेरी कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में बैलेंसेस को किस तरह देखते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं मूव करता हूं किस पर? पासबुक पर। आइए मेरे बच्चों पासबुक की बात करते हैं। अच्छा, आपका बैंक में अकाउंट है? हाँ सर है। तो जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है तो पता है आपके पास एक मैसेज आता है आपके सेल फोन पर, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000। और जब इस तरह का मैसेज आता है ना, आहा क्या फीलिंग आती है ना दोस्त। हाँ सर, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है। तो आपको मैसेज पता है क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो अमाउंट। ठीक है, तो इधर देखिएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल है और पासबुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए अनफेवरेबल है। अगर मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करूं तो मैं इस तरफ लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। मैं इसे कह सकता हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मैं इसे कह सकता हूं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। मैं क्या और इसे कह सकता हूं सर? आप इसे कह सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। ये समझ में आया दोस्त? ये समझ में आया? हाँ सर, अच्छे से समझ में आया है कि क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है और वही हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस भी होता है। क्लियर है? चलो, तो अब ये जब भी आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय। तो जब भी अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपके मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय। ठीक है, तो खुद सोचिए सर, थोड़ी फीलिंग खराब सी आती है उस केस के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका पासबुक उस केस में क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, जब भी आपको लिखा मिले टू बैलेंस बीडी, तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है? बोला डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? ये पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। इसे ही मैं अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकता हूं। बिल्कुल सर, ये अनफेवरेबल बैलेंस भी होता है। और चूंकि जब भी आप पासबुक से मतलब जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको लिखा मिलता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय। तो मैं डेबिट बैलेंस को क्या नेगेटिव बैलेंस भी कह सकता हूं? यस सर, आप डेबिट बैलेंस को नेगेटिव बैलेंस भी
कह सकते हैं। क्लियर है दोस्त? तो उम्मीद करता हूं आपको बैलेंस वाली बातें समझ में आई होगी कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब यह आपके लिए फेवरेबल बैलेंस है, यह आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस है। और अगर मैं आपसे कहूं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, या मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ नेगेटिव बैलेंस फॉर अस। ठीक है, अगर पासबुक की बात करें, वहीं किसकी बात करें, पासबुक की बात करें, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हम लोगों के लिए फेवरेबल होता है, उसे ही मैं पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक भी कह सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा होता है, तो आपको बोलना है सर क्रेडिट बैलेंस। मैं आपसे बोलूं कि बताइए नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा है, तो आपको बोलना है डेबिट बैलेंस। तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है ना दोस्तों, वो मेरे लिए अनफेवरेबल होता है, वो मेरे लिए नेगेटिव होता है। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एक अकाउंट होल्डर के लिए, एक बिजनेस के लिए फेवरेबल बैलेंस है, एक पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर है दोस्त? तो अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और अगर बात की जाए कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस की और पासबुक के डेबिट बैलेंस की, तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले इन दोनों को अच्छे से कॉपी कर लेना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से आप रिवर्स जाकर देख सकते हैं। क्लियर है दोस्त? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्त, अब जो मैं आपको समझाऊंगा वो मैं समझाने वाला हूं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। आइए दोस्त, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आपको मेरे साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये लीजिए दोस्त, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है तो आप मेरे साथ साथ देखते जाइए। सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आइटम्स। ये लीजिए, ये आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखते हैं पॉजिटिव आइटम्स, और फिर हम लिखते हैं नेगेटिव आइटम्स। क्लियर है? आइएगा, अब आपको मेरी बातों के जवाब देते चलना है। मैंने आपसे कहा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बताइए किस तरफ लिखूं, पॉजिटिव आइटम में लिखूं या नेगेटिव आइटम में? तो सर आप इसे लिखिए पॉजिटिव आइटम में। क्लियर है? क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, चलो अब बताइएगा आप, मैंने आपसे बोला कि अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव? सर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का है, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो मैं इसे कहाँ लिखूंगा, नेगेटिव आइटम्स में। कहाँ लिखूंगा, नेगेटिव आइटम्स में। फिर मैंने आपसे कहा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, बताइए पासबुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो आपके लिए नेगेटिव होता है। बिल्कुल ठीक। फिर मैंने आपसे कहा, बताइए बच्चा लोगों, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बताइए ये कौन सा बैलेंस होता है मेरे लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपको इसे पॉजिटिव में लिख देना है, क्लियर है? चलिए इतना तो आपने बता ही दिया है,
जस्ट अ मिनट। हाँ, इतना तो आपने बता ही दिया है। अब देखिएगा दोस्त आगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को यहां लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे ये नहीं बता रखा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बस ये लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रखा कि ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है या क्रेडिट बैलेंस, सिंपली मुझे दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसे क्या मानेंगे, ये पॉजिटिव आइटम में रिकॉर्ड करेंगे या नेगेटिव आइटम में? सर पॉजिटिव में। कुछ बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में। देखो दोस्त, अगर मैंने आपको यहां लिख कर दिया 10 रुपीज, मैंने आपको यहां एक अमाउंट लिख कर दिया 10, मुझे बताना ये 10 पॉजिटिव का या नेगेटिव का। सर कोई साइन ना हो किसी अमाउंट के आगे तो वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ठीक दोस्त। इसी तरह से अगर किसी बैलेंस के लिए ये ना बोला गया हो कि वो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव, तो हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। तो इसी तरह से फिर से मैं अपनी बात रखता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ हो बैलेंस एज पर कैश बुक, क्वेश्चन ये कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहा इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट, तो आपको हमेशा इसे क्या मानना है, डेबिट बैलेंस, मतलब हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव बैलेंस। तो मैं कहां लिखूंगा, ये लीजिए, मैं लिख दूंगा पॉजिटिव वाले कॉलम में। ठीक है, चलो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा मिले, आपको क्वेश्चन में ये लिखा मिले, क्या लिखा मिले सर, देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा मिले बैलेंस एज पर पासबुक, क्या लिखा मिले, बैलेंस एज पर पासबुक, ये नहीं बता रखा कि इट इज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और डेबिट बैलेंस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी ये ना बताए कि ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव, तो हमेशा क्या मानना, इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो इसका अबाउट भी हम कहाँ लिखेंगे, पॉजिटिव आइटम में। क्लियर है क्या, कोई डाउट है ना सर ना? अच्छा एक चीज और मैं आपको लिख कर देता हूं, आप अब मुझे बताइएगा। हाँ सर हम बताएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मुझे बताइएगा बेटा कहां लिखूं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये तो नेगेटिव होता है। ये लो बेटा, तो हमने कहां लिख दिया, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अच्छा ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऐसा लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो फिर आप कहां लिखते हैं इसको? सर फिर हम लिखते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब नेगेटिव बैलेंस, ये लीजिए नेगेटिव में लिख दिया। क्लियर है दोस्त? तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, बच्चे अधिकतर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। क्लियर है दोस्त? तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हम आपको उसमें पता है क्या बताएंगे? हाँ सर बताइए आप उसमें हमें क्या बताने वाले हैं? उसमें हम आपको बताएंगे ये जो हमने आपको बताया ना, एक तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, कहाँ गई, ये रही। देखिएगा दोस्त, ये मैं आपको बता रहा था ना कि हमारी कैश बुक कह रही है हमसे कि आपके अकाउंट में बैलेंस है 600 रुपये का, जबकि पासबुक कह रही है नहीं आपके अकाउंट में तो 1000 रुपये रखे हुए हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन डिफरेंसेस के रीज़न को जानेंगे कि कब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफर करता है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि जब कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस अलग अलग आ रहा होता है, और जब अलग अलग आ रहा होता है तो उसे ठीक कैसे करना है, इन बातों पर भी हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट करेंगे और आप अपने पास स्टडी मटेरियल रखेगा जो आपका इंस्टीट्यूट इशू करता है आपको ICAI। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। प्रेम से बोलेंगे
राधे राधे।